हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनलाइटन सोल पे। मैं मानव देवपा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट है ये हमारा, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। चंगेज खां सन 1229 में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आता है। यह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत तक आया था। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन होता है। जलालुद्दीन मंगबरनी को जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के नाम से भी जानते हैं, तो कई जगह आपको यह नाम लिखा हुआ भी मिल सकता है। परंतु जो चंगेज खां था उस समय भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से जो है भारत की सीमा पर नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अमीर ए आखूर क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सैन्य विभाग का प्रमुख, बी अश्वशाला का प्रमुख, सी राजस्व विभाग का प्रमुख, डी धार्मिक प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्वशाला का प्रमुख। सल्तनत काल में जो अमीर ए आखूर था वो अश्वशाला का प्रमुख होता था। और रजिया सुल्तान क्या करती है, जलालुद्दीन याकूत जो कि एक अविसिनियाई दास होता है उसको जो है अमीर ए आखूर नियुक्त कर देती है, जिस कारण से ही दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो रजिया सुल्तान से नाराज हो जाते हैं। यही कारण होता है कि भटिंडा का इख्तियार अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी शक्ति को बढ़ाने के पश्चात बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए जिले इलाही, बी लाखबख्श, सी दीने इलाही, डी तूजिए हिंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिले इलाही। जिले इलाही का अर्थ होता है खुदा की मर्जी या खुदा का अवतार। और साथ ही साथ वह कहता था कि जो राजा की शक्ति है वो जो है अमीरों या जनता से नहीं है, वो राजा को शासन करने के लिए स्वयं भगवान के द्वारा चुना जाता है, यह उसका मानना था। आइए अब बलबन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत में 3 से 4 राजा आते हैं। जो आखिरी राजा होता है वो होता है नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद जो है जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने ही उसकी हत्या करवाई थी। उसके पश्चात बलबन जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। बलबन जो है यह एक इल्बरी तुर्क होता है। जब ये छोटा बच्चा होता है तो इसको मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो इसको गुलाम बनाकर बेच देते हैं। और बाद में यह अपनी काबिलियत के दम पर तुर्कान चहलगानी जो कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित एक दल था का सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता है और बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है, ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना किस सल्तनतकालीन शासक ने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने जो है दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया और इसी कड़ी में उसने पारसियों का जो त्यौहार है नौरोज उसको मनाना आरंभ किया। बलबन वैसे तो एक दास था, परंतु ये कहता था कि मैं एक उच्च कुल का व्यक्ति हूँ और जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ स्वयं ही तलवार पर चला जाता है। क्योंकि जो ईरानी होते थे उनको उच्च कुल का मुस्लिम माना जाता था, इसी कारण जो है बलबन भी चाहता था कि उसके दरबार में ईरानी आदर्श स्थापित हों और लोग उसे उच्च कुल का समझें। होप आपको क्लियर होगा अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, तबकात-ए-नासिरी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी मिन्हाज-उस-सिराज, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिन्हाज-उस-सिराज। जो तबकात-ए-नासिरी पुस्तक थी वो मिन्हाज-उस-सिराज की रचना थी और मिन्हाज-उस-सिराज जो है इल्तुतमिश के दरबार में एक लेखक था। और वहीं जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी। ये फिरोज शाह के दरबार में थे और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी थे। और अमीर खुसरो की पुस्तकें आपने सुनी होंगी, तुगलकनामा हो गया और दूसरी पुस्तक थी खजाइनुल फुतूह, और भी बहुत सारी पुस्तकें अमीर खुसरो ने लिखी हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवान-ए-आरिज नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर है बलबन। दीवान-ए-आरिज नामक जो सैन्य विभाग था इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। एक व्यवस्थित सैन्य विभाग था। इससे पहले भी जो सेनाएं तो रखते थे शासक, लेकिन क्या था उनकी एक व्यवस्थित सैन्य विभाग उनके पास नहीं था जो केवल सेना के
आय व्यय और उस पर होने वाले खर्चे का ध्यान रखे, उनके वेतन का ध्यान रखे। बलबन एक निरंकुश शासक था और उसकी जो शक्ति का आधार था सेना थी, तो उसने जो सैन्य सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान दिया और साथ ही साथ उसने जो पुराने सैनिक से जो सेवा के योग्य नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर मुक्त किया और जो नए सैनिक जो उसके पास थे उनका वेतन उसने बढ़ा दिया ताकि वो अच्छी तरह से अपनी सेवा दे सकें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में बरीद ममालिक किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए सैन्य विभाग, बी गुप्तचर विभाग, सी पेयजल विभाग, डी सिंचाई विभाग। तो इसका सही आंसर है बी गुप्तचर विभाग। जो सल्तनत काल में बरीद ममालिक जो है गुप्तचर विभाग को कहा जाता था और इसके अधिकारी को बरीद कहा जाता था। जो कोई भी शासक होता है तो उसकी जो शक्ति का आधार होता है, एक तो सेना होती है, दूसरा होता है उसकी गुप्तचर व्यवस्था। तो बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया और जो बरीद ममालिक नामक गुप्तचर संगठन की इसने स्थापना की थी। क्योंकि जो राज्य को कमज़ोर करने वाली शक्तियां होती हैं, जैसे कि कहीं पे विद्रोह हो गई या कहीं से दुश्मन की घुसपैठ हो गई, उन सब की जो जानकारी दे सकता था वो गुप्तचर विभाग ही था। इसलिए इसके सुदृढ़ीकरण पर भी जो है बलबन ने विशेष ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, सिजदा और पैबोस प्रथा किस सल्तनत कालीन शासक ने आरंभ की? आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है बी बलबन। तो जो सिजदा शब्द है उसका अर्थ होता है सिर झुकाना या किसी के सामने दंडवत होना, और वहीं जो पैबोस है उसका अर्थ होता है किसी के पाँव चूमना। बलबन स्वयं को भगवान का अवतार मानता था। उसने जिल्ले इलाही जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी, तो वो चाहता था कि लोग उससे ऐसे व्यवहार करें जैसा वो अपने भगवान के साथ करते हैं। तो इसीलिए इन प्रथाओं को उसने अपने दरबार में आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनाई थी? आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी बलबन। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। सबसे पहले तो ये किस व्यवस्था से संबंधित है? तो जो रक्त और लौह की नीति है यह न्याय व्यवस्था से संबंधित नीति है। अपने विद्रोहियों को, यानी जो भी व्यक्ति बलबन के खिलाफ विद्रोह करता था, राज्य के खिलाफ विद्रोह करता था, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए बलबन के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। वह विद्रोहियों की हत्या करवा देता था और साथ ही साथ जो उसका परिवार होता था, उसके बीवी बच्चे माता पिता, उनको वह दास बना देता था। अगला क्वेश्चन है, राजत्व का दैवी सिद्धांत किस सल्तनतकालीन शासक ने दिया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। राजत्व के दैवी सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो राजा की इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है। बलबन इस बात को तो मानता ही था कि जो राजा होता है वह क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसका अवतार होता है। साथ ही साथ वह यह भी कहता था कि जो राजा की मर्जी होती है वो ईश्वर की मर्जी होती है। यही जो है राजत्व का दैवी सिद्धांत है। और वह यह भी कहता था अमीरों को और उलेमाओं को शासन में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी कारण जो बलबन था वह उलेमाओं और अमीरों से शासन के मामले में किसी तरह की कोई सलाह नहीं मांगता था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए आराम शाह, बी कै खुसरो, सी कैकुबाद, डी बलबन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैकुबाद। बलबन का जो पुत्र होता है शहजादा मोहम्मद, उसका बहुत ही प्रिय पुत्र होता है। वह मंगोलों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम था बुगरा खां। परंतु जो बुगरा खां होता है वह सत्ता के प्रति उदासीन होता है, उसमें राजा बनने की इच्छा ही नहीं होती, जिस कारण वो क्या करता है, शहजादा मोहम्मद के पुत्र यानी जो उसका पोता था कै खुसरो, उसे जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद अमीर जो है बुगरा खां के पुत्र, जो कि अल्पवयस्क पुत्र था उसका, जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी, उसको वो सुल्तान बना देते हैं ताकि वह अपनी मनमर्जी के अनुसार शासन चला सके। जैसे ही कैकुबाद राजा बनता है तो उसी बीच क्या होता है, राज्य में विवाद होते हैं और कै खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। कै खुसरो की हत्या के बाद कैकुबाद, जिसे कि सुल्तान बनाया गया था, उसे एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी नदी में फिकवा देता है और इस प्रकार उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और कैकुबाद की मृत्यु के बाद जो कैकुबाद का पुत्र होता है, जो कि सिर्फ 3 महीने का होता है, उसका जो है संरक्षक बन जाता है फिरोज खिलजी। और फिरोज खिलजी बाद में उसकी भी हत्या करवा देता है और यहीं पे जो है गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और इसके बाद जो है खिलजी वंश की नींव पड़ती है। तो खिलजी वंश की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।